पहला क्वेश्चन, गेस्टाल्ट स्कूल हैज कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ परसेप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्कूल। देखिए क्वेश्चन ये है कि गेस्टाल्ट स्कूल जो है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है फील्ड ऑफ परसेप्शन में, तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस स्कूल के हिसाब से सही नहीं है या गलत है। ऑप्शन दिए हुए हैं, एबिलिटी ऑफ द सिंथेसिस यूज्ड इन फिजिक्स इज नॉट यूजफुल इन साइकोलॉजी, summation of various sensation doesn't indicate perception, understanding of sensation doesn't takes place in isolation, different parts of the objects are perceived separately and then organized by the individual। देखिए पहला ऑप्शन ये बताता है कि फिजिक्स में जो सिंथेसिस की एबिलिटी यूज होती है वो साइकोलॉजी में यूजफुल नहीं है, नॉट यूजफुल इन साइकोलॉजी। तो बिल्कुल गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आप लोग जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक जो है इसको जाहिर करती है। दूसरा ऑप्शन ये बताता है कि अलग अलग समेशन ऑफ वेरियस सेंसेशन, यानी कि अलग अलग सेंसेशन को जोड़ना परसेप्शन को इंडिकेट नहीं करता, डजेंट इंडिकेट परसेप्शन। बिल्कुल ये भी सही है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की। तीसरा ऑप्शन बताता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंसेशन डजेंट टेक्स प्लेस इन आइसोलेशंस, यानी कि सेंसेशन को समझाना अकेले में मुमकिन नहीं है, आइसोलेशन में अकेले में मुमकिन नहीं है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की। ठीक है, जो चौथा ऑप्शन है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर परसीव्ड सेपरेटली एंड देन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडिविजुअल, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पार्ट में समझाना, अलग अलग पार्ट्स पहले से परसीव किए जाते हैं और फिर इंसान उसको ऑर्गेनाइज करता है। तो ये जो है किसी भी तरीके से गेस्टाल्ट स्कूल को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का मानना था कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। तो यहाँ पर जो है ये तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये पार्ट्स को जो है अलग अलग, उसको जो है पार्ट्स को अलग अलग समझना, परसीव करना और फिर उसको जो है ऑर्गेनाइज करना, तो ये गलत है। ये कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअल में स्ट्रक्चरलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म आप लोग जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म की है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। एक्सपेरिमेंटल मेथड is one of the method of studying psychology. Some statements related to experimental methods are given below. Which statement is incorrect? Options दिए हुए थे। In this method, it is possible to modify conclusion if needed after verification. Human beings can be hide emotions because of its conclusion get affected. The person on whom experiment has to be done subject if his attitude is not favorable for the experiment, then false effect might be found and experiment cannot be conducted for certain problems। देखिए क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक्सपेरिमेंटल जो मेथड इस साइकोलॉजी में की स्टडी के लिए यूज होता है, ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो पहला ही है कि इन दिस मेथड इट इज़ पॉसिबल टू मॉडिफाई कंक्लूजन इफ नीडेड आफ्टर वेरिफिकेशन। देखिए एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में कंक्लूजन और ऑब्जेक्ट्स को बिना नए एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के तब्दीली नहीं की जा सकती है। ठीक है, यानी कि अगर मॉडिफिकेशन ऑफ कंक्लूजन करना है तो हम लोगों को एक नया एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से हम लोगों को मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो पहला जो सेंटेंस दिया हुआ है ये इसका आंसर है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स सेक्रेट्स डिफरेंट हार्मोन्स विच अफेक्ट द फिजिक एंड मास ऑफ द बॉडी। देखिए क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि डिफरेंट हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, वो अफेक्ट करते हैं फिजिक्स एंड मास ऑफ द बॉडी पर, जो अफेक्ट करते हैं। क्या वो एड्रिनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है या गोनेड्स या सेक्स ग्लैंड है।
अब देखिए जो पहला ऑप्शन हम लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 63 का, एड्रियल ग्लैंड, ये स्ट्रेट हार्मोन्स को रिलीज करता है और बॉडी को अलर्ट करता है, वो एड्रेनल ग्लैंड कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये हार्मोन्स को अलग अलग बॉडी को ग्रोथ करके मास और फिजिक्स के ऊपर जो है उसका अफेक्ट करने का काम करता है। तो हमारा आंसर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है, ये ग्लैंड एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और ये जो है रिप्रोडक्शन के, या आप लोग देख लेना, सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन के लिए इस ग्लैंड का यूज होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट concept of hour, day, month, years are gradually formed. By the end of the dash year, children begin to understand the difference between past, present and future. अब देखिए क्वेश्चन ये है कि जब बच्चा छोटा होता है वो हावर्स को, डेज को, मंथ्स को, ईयर्स को जो है वो समझता है, फॉर्म करता है, लेकिन वो कौन सा एज है जिसके अंदर बच्चा जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को अंडरस्टैंड करने लगता है? क्या वो 8 से लेकर 9 साल तक की एज है, या वो 12 से लेकर 19 साल तक की एज है, या फिर 5 से लेकर 6 साल तक की एज है, या 15 से लेकर 16 साल तक की एज है? देखिए ये क्वेश्चन जो है पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें इसका आंसर आएगा 5 से लेकर 6 साल तक की वो एज होती है जहां बच्चा जो है वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को अंडरस्टैंड करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ सिंगर और अ पेंटर गेट सो इनग्रोस्ड इन हिज आर्ट दैट ही हैज नो सेंस ऑफ स्पेस एंड टाइम, दिस काइंड ऑफ अटेंशन इज कॉल्ड। अब देखिए एक सिंगर या पेंटर जो है वो बहुत ज़्यादा एक बिजी होकर, बहुत ज़्यादा उसके अंदर अपने आप को निछावर करके कोई काम करता है, उसको टाइम और स्पेस का भी पता नहीं चलता है, तो ऐसा अटेंशन क्या कहलाता है? क्या वो हैबिचुअल अटेंशन कहलाता है, या वो वॉलेंट्री अटेंशन कहलाता है, इनवॉलेंट्री अटेंशन होता है, और पर्पोजिव अटेंशन होता है? देखिए सबसे पहले जो है इनके मीनिंग समझ लेते हैं। हैबिचुअल अटेंशन डेट मीन्स कि आदत की वजह से जो है ऑटोमेटिकली हमारा अटेंशन जिस तरफ जाता है। फॉर एग्जांपल मोबाइल की रिंग वगैरह जब बजती है तो हम लोगों की आदत होती है कि हम लोग जो मोबाइल को चेक करने लगते हैं, वो हो गया हैबिचुअल अटेंशन। वॉलेंट्री अटेंशन में क्या होता है, एक्चुअल में इसमें जब एफर्ट्स और विल पावर यूज करके हम लोग कोई चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, विल पावर लगाते हैं और किसी चीज़ पर अटेंशन देते हैं, तो वो वॉलेंट्री अटेंशन कहलाता है। इनवॉलेंट्री अटेंशन की अगर बात करें तो कोई अचानक से कोई जो है रोशनी आ जाती है तो हमारा अटेंशन उस तरफ चला जाता है, या अचानक से जो है कोई बस वगैरह हमारे सामने आ जाती है तो हमारा अटेंशन उस तरफ चला जाता है, उसे कहा जाता है इनवॉलेंट्री अटेंशन। बात करते हैं पर्पोजिव अटेंशन की, तो देखिए ये जो है खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से, जिसमें खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से जहाँ पर हम लोग जो है हमारा ध्यान जाता है, खुद का इंटरेस्ट लगता है, उसे कहा जाता है पर्पोजिव अटेंशन। तो हमारा आंसर आएगा 4 पर्पोजिव अटेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। अब देखिए एडोलेसेंस का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एडोलेसेंस की नहीं है। पहला ऑप्शन है एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ। बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी तो वहाँ पर आप लोग जो है इस जो टॉपिक है एडोलेसेंस का, वहाँ पर आप लोगों को जो है इसका आंसर मिल जाएगा। बात करते हैं दूसरा ऑप्शन की, सोशल रिलेशनशिप इन एडोलेसेंस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू फैमिली रिलेशनशिप। ठीक है, सोशल रिलेशनशिप तो यहाँ पे बच्चों का जो है या जो एडोलेसेंस होते हैं उनका जो है ताल्लुक समाज से तो होता है, लेकिन खानदान से भी उनका ताल्लुक, रिलेशनशिप जो है बहुत मजबूत होता है। तो ये भी जो है एडोलेसेंस की एक कैरेक्टरिस्टिक है। बात करते हैं थर्ड नंबर के ऑप्शन की, एडोलेसेंट स्टूडेंट्स आर नियर द रिच एडल्टहुड। बिल्कुल वो एडल्टहुड के करीब पहुंच जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि टीचिंग शुड बी डन बाय कंसीडरिंग द नीड
एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन देयर चाइल्डहुड। बच्चों का जो है चाइल्डहुड में जो इंटरेस्ट था उसके हिसाब से टीचिंग करनी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो हमारा रॉन्ग हो गया, हमारा आंसर आएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टिंक्टिव टेंडेंसीज इन द सोसाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ इंस्टिंक्ट क्लासिफिकेशन डन बाय मैकडॉगल। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है मैकडॉगल के इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन से ये क्वेश्चन लिया गया है, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि सोसाइटल, इंडिविजुअल, सेल्फ पर्सनस पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी है उनमें से सोसाइटल एस्पेक्ट के हिसाब से कौन सा इंस्टिंक्ट जो है वो यहाँ पर काम करता है, क्या वो प्रेयर है या आर्ग्यू टू विन है, वॉर है या एक्विजिशन ऑफ क्रिएशन है। तो देखिए उन्होंने बताया है कि प्रेयर जो है ये सोसाइटल एस्पेक्ट्स है, जहाँ पे जो है सोसाइटी के लिए हम लोग जो है ऐसे सोसाइटी में काम करते हैं। तो आप जो है मैकडॉगल की क्लासिफिकेशन अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इसका आंसर आएगा प्रेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, द मोर समथिंग इज एक्वायर्ड द मोर ऑफ स्टेइंग इन आवर मेमोरी। ठीक है, एक्विजिशन डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ द स्टडी। अ पैसेज और अ पोएम is not recited is one sitting but with occasional breaks. This method is based on the division of time which is called as dash 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 part memorizing method, spaced memorizing method, recitation memorizing methods या mnemonic method। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, जहाँ पे हम लोगों से ये पूछा गया है कि एक बच्चा जो है कोई चीज़ को जब एक्वायर करता है तो वो अपनी मेमोरी में उसको इंस्टॉल कर लेता है। अब एक्विजिशन को या किसी भी चीज़ को एक्वायर करने के लिए अगर पैसेज या पोएम को रिसाइड करता है एक सिटिंग में, लेकिन अगर ब्रेक्स के साथ उसको जो है पढ़े तो उसकी मेमोरी में वो अच्छे तरीके से फिट हो जाती है। तो इस तरह की मेमोरी को या मेथड को क्या कौन सा मेथड कहेंगे? पहला ऑप्शन दिया गया है पार्ट मेमोराइजिंग मेथड। देखिए पार्ट मेमोराइजिंग मेथड दैट मीन्स के पार्ट में तोड़कर अलग अलग पढ़ना। स्पेस्ड मेमोराइजिंग मेथड यानी कि चीज़ों को ब्रेक करके, है ना, टुकड़े टुकड़े करके पढ़ना। तो देखिए ये हमारा आंसर आएगा। तीसरा देख लेते हैं, रिसाइटेशन मेमोराइजिंग मेथड में क्या होता है, इस मेथड में बार बार तेज आवाज़ या खामोशी के साथ चीज़ों को दोहराना जो है वो रिसाइटेशन मेमोराइजिंग मेथड कहलाता है। नोमोनिक मेथड की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल ऐड वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे राइम्स वगैरह जो है, कोड्स वगैरह इस्तेमाल करके चीज़ों को याद किया जाता है, उसे नोमोनिक मेथड कहते हैं। तो अगर बच्चा जो है पैसेज या पोयम को रिसाइड कर रहा है ब्रेक्स के साथ, तो उसे कहा जाता है स्पेस्ड और मेमोराइजिंग मेथड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। देखिए ये क्वेश्चन जो है थॉर्नडाइक की लर्निंग जो थ्योरी है उस पर से जो है पूछा गया था। थॉर्नडाइक आर्ग्यूज दैट when a person experiences success in one way in a particular situation, she will adapt the same way for another similar situation. This has been proven by dash 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 theory। देखिए क्वेश्चन में ये बताया गया कि एक पर्सन जो है वो सक्सेस को एक्सपीरियंस कर रहा है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। अब वो लड़का हो या लड़की, वो सेम सिचुएशन को या सेम तरीके को दूसरी सिचुएशन में जो है यूज़ कर रहा है, तो उसको जो है कौन सी थ्योरी कहेंगे? तो आपको बता दूं कि थॉर्नडाइक की थ्योरी को जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर आएगा ट्रायल एंड एरर थ्योरी, क्योंकि देखिए ऑपरेंट कंडीशन जो थ्योरी है वो बीएफ स्किनर की थ्योरी थी। ठीक है, इसी के साथ साथ इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो है ये कोलर की थ्योरी है, और फील्ड थ्योरी जो है लिवाइन की जो है वो थ्योरी है। तो ठीक है, इन थ्योरीज को हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन, while doing hierarchical classification of objectives dash 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 has decided the sequence by how the development of cognitive domain and affective domain takes place. The stage or objectives are decided and their sequence has been determined। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ब्लूम टेक्सोनॉमी पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर ब्लूम ने जो है वो हायरार्किकल जो
सॉरी, डॉक्टर ब्लूम ने जो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स दिया था उसमें उन्होंने तीन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन को दिया था। एक कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये तीन डोमेन्स उन्होंने अपनी थ्योरी में बताए थे। वही हायरार्किकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो है डॉक्टर ब्लूम ने दी थी। जबकि बंडूरो की अगर बात करें, बंडूरो ने जो है सोशल लर्निंग की थ्योरी को दिया था। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं हम लोग प्याजे की, तो प्याजे ने साइको कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस को बताया था। आसुनेबल ने जो है मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी दी थी, है ना। ऑसोबेल ने जो है मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी का कंसेप्ट को दिया था। तो हमारा आंसर आएगा डॉक्टर ब्लूम, उन्होंने जो है क्लासिफिकेशन किया था, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 जो है ये भी ब्लूम की थ्योरी ऑफ टेक्सोनोमी पर क्वेश्चन बनाया गया है। नेचुरलाइजेशन, आर्टिकुलेशन, परसेशन, इमिटेशंस एक्सेट्राज, एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स है आर इंडिकेट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन ऑफ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए डॉक्टर ब्लूम ने जो है ये जो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स दिया है उसमें तीन डोमेन्स हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। उन्होंने बताया है, पहला है साइकोमोटर, ठीक है, कॉग्निटिव और अफेक्टिव। नॉलेज तो यहाँ पे हट गया। तो सवाल यह है कि नेचुरलाइजेशन, आर्टिकुलेशन, प्रीसाइजन और इमिटेशन जो है ये जो एलिमेंट्स है किस डोमेन में शामिल किया गया है। तो आपको बता दूं कि ये जो है ये साइकोमोटर डोमेन के अंदर इसको इन एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया है, इन स्किल को शामिल किया गया। तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट, साइकोमोटर। ठीक है, बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन की, तो यहाँ पे थिंकिंग एंड नॉलेज को बताया गया। थिंकिंग एंड नॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद अफेक्टिव डोमेन की बात करें तो फीलिंग, वैल्यूज और एटीट्यूड यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा साइकोमोटर। क्वेश्चन नंबर 72, क्राइटेरियन बेस्ड इवैल्यूएशन टेस्ट इज competency based test, which of the following statements is not a characteristics of criterion based test। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एजुकेशनल इवैल्यूएशन असेसमेंट के ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस दिए हुए थे, द बेसिक पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू मेजर द स्किल और एबिलिटी रिलेटेड टू द कोर्स, दिस टेस्ट इज डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक ग्रेड और कोर्स, this test represents the behavior of the group rather than all, and fourth, this can be given before and other after the instructions। ठीक है, अब देखिए सवाल यह है कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट होता है इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है, तो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है क्राइटेरियन बेस्ड टेस्ट के ऊपर से नहीं है। ठीक है, अब क्राइटेरियन बेस्ड टेस्ट तो क्या होता है एक्चुअल में उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जहां पर स्पेसिफिक लर्निंग के आउटकम को मेजर करता है, ठीक है, ऐसा टेस्ट जो कि स्पेसिफिक लर्निंग के आउटकम्स को मेजर करता है, तो हमारा आंसर आएगा दिस टेस्ट रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ द ग्रुप एंड रादर देन द ऑल। ठीक है, तो ये ऐसा कोई भी जो है कैरेक्टरिस्टिक इसका नहीं बनता है, इस जिससे हम लोग जो है ये कैरेक्टरिस्टिक जो है नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट NRT का जो है यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स एंड करंट बिहेवियर टू ब्रिंग द लर्नर अप टू द डिजायर्ड लेवल एंड टीचिंग द लर्नर टू इवेलुएट हिमसेल्फ कैन बी अचीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर जो है बच्चों के जो लर्नर जो है उनके बिहेवियर में, करंट बिहेवियर में और एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड में कोई गैप है, लर्नर के कोई गैप है, तो डिजायर लेवल को अचीव करने के लिए टीचर जो है कौन सा इवैल्यूएशन करेगा जिसकी हेल्प से जो है उस गैप को फिल किया जा सके। ठीक है, तो क्या वो रिस्पॉन्स है, रिकॉल है, ठीक है, फीडबैक है या रिकॉग्निशन है। ठीक है, रिस्पॉन्स करना दैट मीन्स के जवाब देना, रिकॉल करना दैट मीन्स के मेमोरी से इंफॉर्मेशन को याद करना, और फीडबैक करना दैट मीन्स के गैप को समझना और लर्नर को इम्प्रूव करना। तो हमारा आंसर आएगा फीडबैक। ठीक है, रिकॉग्निशन के मीनिंग होते हैं सिर्फ और सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74,
by saying that intelligence is combination of various specific abilities. Which of the following psychologist gave the name as primary mental ability after suggestion that intelligence is not homogeneous but a combination of various abilities? तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन जो है थ्रस्टन की थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को जवाब मिल जाता है कि ये जो है इंटेलिजेंस कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्पेसिफिक जो उन्होंने बताई थी, थ्रस्टन ने बताया। तो ये जो क्वेश्चन जो है थ्रस्टन की थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पर पूछा गया है। थ्रस्टन ने कहा कि इंटेलिजेंस एक सिंगल जनरल फैक्टर जी फैक्टर नहीं है जैसा स्पेनमैन ने बताया था, बल्कि ये मल्टी स्पेसिफिक एबिलिटी का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो है इंटेलिजेंस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्पेसिफिक एबिलिटीज होता है, ये थ्रस्टन ने अपने थ्योरी के अंदर बताया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। व्हेन एन एक्शन इज यूजफुल एज मीन ऑफ अचीव अ पर्टिकुलर गोल, दैट पर्टिकुलर एक्शन बिकम्स इंस्ट्रूमेंटल, दिस इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग इज फॉल्स? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है लर्निंग थ्योरीज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वर्सेस इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेटिंग कंडीशनल थ्योरी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, द आइडिया सिस्टमेटिक स्टडी इज बेस्ड ऑन दिस। बिल्कुल, ये जो है क्लासिकल कंडीशनिंग को रिप्रेजेंट करता है, द आइडिया ऑफ सिस्टमेटिक स्टडी। ठीक है, सिक्वेंशियल लर्निंग इज अरेंज्ड ऑन अ प्रिंसिपल्स ऑफ वन स्टेप एट अ टाइम, वेरिफिकेशन, एक्टिव रिस्पॉन्सेस। बिल्कुल, ये सीक्वेंशियल लर्निंग को भी जो है वो फॉलो करता है। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी राइट हो जाएगा अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग। तीसरा जो है रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल्स इज इंपॉर्टेंट इन दिस। बिल्कुल, रीइंफोर्समेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी में। चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हैज बीन प्रपोज बाय द साइकोलॉजिस्ट हल। तो देखिए, ये जो है ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है प्रपोज उन्होंने किया था, पावलो ने किया था, इसको पावलो ने किया था, और हल ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जो है हल ने दी थी। तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा फोर्थ, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हैज बीन प्रपोज बाय द साइकोलॉजिस्ट हल। ये रॉन्ग है, बल्कि ये जो है पावलो ने इस थ्योरी को दिया था। सोल्वी एंड मायर have proposed 5 basic competencies in emotional intelligence। EI का क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन पूछा गया था। Which of the following is not competency in self regulation? अब देखिए, सोल्वी और मायर्स ने जो 4 इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसीज को दिया था, उनमें से जो है नंबर 1 पर आता है सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, ट्रस्ट वर्थनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एडेप्टेशंस। तो यहाँ पे देखिए इसमें से कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा इनोवेशन, एबिलिटीज वगैरह के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, बल्कि अवेयरनेस ऑफ इमोशंस, सेल्फ कंट्रोल, अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल टीचिंग वुड टीचर्स use a take content and convey comprehensive information meaningful and effective to the students? इनमें से कौन सा जो है वो मॉडल है जिसकी हेल्प से टेक कंटेंट को यूज करते हुए हम लोग जो है मीनिंगफुल और इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं लर्नर्स के लिए? तो क्या वो कंसेप्ट अटेनमेंट थ्योरी है, एडवांस ऑर्गेनाइजर थ्योरी है, मॉडल है, या रोल प्लेइंग मॉडल है, या डायरेक्ट ट्रेनिंग मॉडल है? तो देखिए, ये इस सवाल का जो आंसर आएगा सेकंड, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है, जिसे ऑसोबेल्स ने जो है प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर मस्ट फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल while teaching blind students. During this process, the teacher provides sensory experiences like handling real objects and gives example in relation to familiar objects. Which of the following principles would be achieved through it? अब देखिए, क्वेश्चन ये है कि एक टीचर जो है ब्लाइंड स्टूडेंट्स की टीचिंग कर रहा है,
और उन जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को रियल और सेंसरी एक्सपीरियंसेस करवा रहा है, रियल ऑब्जेक्ट्स को उनके हाथ में देकर। तो ये जो है किस टाइप की जो है अचीवमेंट हासिल करेगा, इस प्रिंसिपल से कौन से प्रिंसिपल जो है वो काम करेगा। इंटीग्रेटेड इंस्ट्रक्शन रहेगा, कॉन्क्रीटनेस रहेगा, एक्स्ट्रा स्टिमुलस रहेगा, या सेल्फ लर्निंग रहेगा। तो देखिए अगर टीचर जो है ब्लाइंड लर्नर्स को जो है वो एक्सपीरियंस करवा रहा है रियल ऑब्जेक्ट से, तो उसे कॉन्क्रीटनेस होगा, बच्चा जो है बहुत अच्छे तरीके से मेमोरी में फिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। A student scoring less marks in examination gives the reasons like the question paper was very difficult, the answer sheet was checked strictly, etc. Which of the following is this type of psychological defense mechanism? तो क्या वो प्रोजेक्शन है, रेशनलाइजेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, या कंपनसेशन है? देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा रेशनलाइजेशन, क्योंकि रेशनलाइजेशन के मीनिंग होते हैं फेलियर के लिए एक्सक्यूजेस देना। अगर फेलियर हो रहा है तो हम लोग जो एक्सक्यूजेस देते हैं उसे रेशनलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बोथ द ट्रेनिंग कंडीशन एंड टेस्टिंग कंडीशन हैव सिमिलर एंड कॉमन एलिमेंट्स, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज दिस इज स्टेटेड। देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर जो है ट्रेनिंग कंडीशन है और टेस्टिंग कंडीशन जो सिमिलर है, कॉमन एलिमेंट्स के लिए है, और ये ट्रांसफ़र हो रही है दूसरी चीज़ों को लर्न करने के लिए, तो ये जो है कौन सी थ्योरी के अंदर बताया गया है? क्या वो बागलेस थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, या वो जड्स जनरलाइजेशन थ्योरी है, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स है, या थ्योरी ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन है? तो देखिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं। बागलेस की थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में उन्होंने मेंटल डिसिप्लिन के बारे में बताया था, ठीक है। जड ने क्या किया था, अपनी थ्योरी के अंदर जनरल प्रिंसिपल्स को बताया था। देन थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ, देखिए थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, इसमें उन्होंने ट्रांसफर एलिमेंट्स पर बेस्ड थ्योरी उन्होंने दी थी। तो हमारा आंसर आएगा कि थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है ये ट्रेनिंग कंडीशन एंड टेस्टिंग कंडीशन को सिमिलर एंड कॉमन एलिमेंट्स के हिसाब से ट्रांसफर करने की इजाज़त देती है। तो आंसर आएगा थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 81, ये क्वेश्चन जो है अल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी पर बेस्ड है। क्वेश्चन देख लेते हैं। बंडूराज सजेस्टेड दैट थ्रू सोशल लर्निंग थ्योरी दैट imitation depends on various factors according to subject imitator child. Imitation depends on the social reputation of a person to be imitated. In which of the following factors would it be seen? अब देखिए बंडूरा की की थ्योरी के ऊपर ये जो क्वेश्चन है इसमें ये बताया गया है कि एक जो लर्नर होता है वो जब किसी पर्सन को इमिटेट करता है तो ये जो है कौन सा फैक्टर कहलाता है? क्या वो स्टिमुलेटिव क्वालिटी ऑफ एन आइडिया कहलाता है, ओवर्ट बिहेवियर ऑफ एन आइडियल पर्सन कहलाता है, द इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियर ऑफ एन आइडियल पर्सन कहलाता है, या द इंस्पायरेशन टू द सब्जेक्ट फ्रॉम एन आइडियल पर्सन कहलाता है? तो देखिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड, द इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियर ऑफ एन आइडियल पर्सन। बच्चे के या लर्नर्स के ऊपर जो है उसके बिहेवियर का, आइडियल पर्सन के बिहेवियर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। बंडूरा ने जो अपने थ्योरी के अंदर इसी चीज़ को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 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 इज अ टीचिंग मेथड विच डेवलप्स सोशल स्किल सच एज इंडिपेंडेंट थिंकिंग, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एबिलिटी टू डिस्कस, कोऑपरेशन, मैक्सिमम टॉलरेंस एक्सेट्रा इन स्टूडेंट्स। वो कौन सा टीचिंग मेथड है जिसमें हम कौन सोशल स्किल्स को जैसे कि इंडिपेंडेंस, थिंकिंग, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एबिलिटी टू डिस्कस, कोऑपरेटिव, मैक्सिमम टॉलरेंस वगैरह को स्टूडेंट्स के अंदर फिट कर सकते हैं, उनके ऊपर डेवलप कर सकते हैं? तो वो कौन सी टीचिंग है? क्या वो डिस्कशन मेथड है, सोशलाइज्ड प्रोसीजर है, कोरिलेशन मेथड है, रिव्यू मेथड है? तो देखिए डिस्कशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसकी हेल्प से बच्चों के अंदर सोशल स्किल डेवलपमेंट होता है। तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट, डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द मास्टरी यूनिट टेक्निक
द अमेरिकन एजुकेटर डैश 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 मेंशन दैट in order to gain understanding of any subject, it should involve acquiring knowledge of the subject in our mind, inverting its significance and consequently altering our perspective towards that subject। तो देखिए इसका जो आंसर है, मॉरिसन की जो थ्योरी है, ठीक है, मॉरिसन ने जो थ्योरी दी थी उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये मास्टरी यूनिट टेक्निक जो है मॉरिसन ने दी थी, तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रपोज्ड बाय पियाजे फोर स्टेजेस ऑफ सॉरी कहाँ पे है ये, 4 stages of development are mentioned in that concrete operational stage, which is also known as operational through process, last until the age of dash 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 year। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है पियाजे की स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उससे पूछा गया है। इसमें ये बताया गया है कि पियाजे ने जो 4 स्टेजेस बताए हैं डेवलपमेंट के, उसमें से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है किस ईयर में बच्चों के अंदर पाया जाता है। क्या वो 0 से लेकर 2 साल तक है, 2 से लेकर 7 साल तक है, 7 से लेकर 11 साल तक है, या आफ्टर 11 ईयर है। तो देखिए आप जब ये थ्योरी पढ़ोगे पियाजे की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो आपको पता चलेगा कि 7 से लेकर 11 साल तक की जो एज होती है ये एक्चुअल में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की एज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू शेल्डन्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, पर्सनालिटी बेस्ड ऑन द बॉडी स्ट्रक्चर एंड टेम्परेचर, विच टाइप इंक्लूड्स द ऑब्वियस हैप्पी एंड अडोरेबल पीपल हु हैव अ पैशन फॉर लाइफ। तो देखिए अब हम जो है शेल्डन ने जो क्लासिफिकेशन दी थी उसके अंदर उन्होंने इंडोमॉर्फिक क्लासिफिकेशन के अंदर इंडोमॉर्फिक बताया था, मेसोमॉर्फिक बताया था, इकोमॉर्फिक बताया था और फिलोगेमेटिक बताया था। तो इसमें सवाल यह है कि इनमें से वो कौन सा टर्मिनोलॉजी है या स्ट्रक्चर है जो हम लोगों को ऑब्वियस, हैप्पी और एडेप्टेबल के हिसाब से बताया गया था इस थ्योरी के अंदर, इस क्लासिफिकेशन के अंदर। तो देखिए ये जो है इंडोमॉर्फिक, इसके अंदर ऑब्वियस, हैप्पी एंड एडेप्टेबल पीपल को बताया गया था। मेसोमॉर्फिक के अंदर जो है मस्कुलर जो पीपल है उनको बताया गया था, इंडिकेट किया गया था। इकोमॉर्फिक के अंदर जो है क्लासिफिकेशन में इकोमॉर्फिक में थिन पीपल्स के बारे में बताया गया था। फिलोगेमेटिक जो है जो काम पीपल होते हैं, मतलब शांत होते हैं, उन लोगों के बारे में बताया गया था। तो देखिए ऑब्वियस, हैप्पी एंड एडेप्टेबल जो है इंडोमॉर्फिक पीपल्स के बारे में क्लासिफिकेशन की गई थी। तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट। इन 1957 which of the following psychologists proposed the elements of creativity like originality, fluency, flexibility and productivity through research। 1957 में वो कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिसने क्रिएटिविटी प्रपोज किया था, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी के लाइक ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी थ्रू रिसर्च करके जिसने जो है इन एलिमेंट्स को प्रपोज किया था। क्या वो टर्मेन है या क्या वो टर्मेन है, गोपाल एस्के है, ए.के. गुप्ता है या गिलफर्ड है। तो देखिए गिलफर्ड ने 1957 में रिसर्च करके प्रपोज किया था एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी को। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा गिलफर्ड। ठीक है, जबकि टर्मेन ने जो है आईक्यू टेस्ट वगैरह पर काम किया था। ठीक है, गोपाल एस्के ने जो है क्लासिकल कंडीशनिंग वगैरह के बारे में बताया था। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, हमारा आंसर आएगा गिलफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, प्लानिंग द डायरेक्शन ऑफ टीचिंग बाय सर्चिंग द स्टूडेंट्स प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, प्रायर नॉलेज, प्रॉब्लम एंड टीचिंग बाय फाइंडिंग आउट लकूना कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो है टीचिंग की प्लानिंग कर रहे हैं और सर्च कर रहे हैं स्टूडेंट्स की प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को, उनकी प्रायर नॉलेज को, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग जो है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं और उसको जो है वापस से तो हम लोग जो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। क्या वो डोमेस्टिक प्राइमेसी है, एक्टिवनेस है, डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल अप्रोच है या रियलिटी है। अगर टीचर जो है बच्चों के
प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को सर्च कर रहा है, प्रायर नॉलेज को देख रहा है, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग को फाइंड कर रहा है, लकूना के आउट लकूना, तो दैट मीन्स कि अब वो जो है डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल अप्रोच को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू विच फैक्टर इन द अफेक्टिव डोमेन प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ब्लूम्स आफ्टर अटेंशन द लर्नर गेट्स इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी, गेट्स इंगेज्ड, engrossed and develop interest about that। तो क्या आएगा, क्या वो वैल्यू है, सिंथेसिस है, सेट ऑफ वैल्यूज है, या कैरेक्टर है, या रिस्पॉन्स है। तो देखिए डॉक्टर ब्लूम ने जो अफेक्टिव डोमेन प्रेजेंट किया था कि आफ्टर अटेंशन, अटेंशन के बाद जो है लर्नर क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, हमारा आंसर आएगा रिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट कॉम्प्लीमेंट टू लेसन प्लानिंग। इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है लेसन प्लानिंग के कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से सही नहीं है, गलत है। अ लेसन प्लान शुड बी प्लान्ड विथ द ड्यू कंसीडरिंग ऑफ द प्रोमोटर्स लाइक एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड पर्पस। बिल्कुल हम लोगों को लेसन प्लान जो है बच्चों के एटीट्यूड, इंटरेस्ट और पर्पस के हिसाब से बनाना चाहिए, ये सही है। द टीचर शुड प्लान द लेसन अकॉर्डिंग टू द लेआउट और द लेस विदाउट टेकिंग द इफेक्ट ऑफ अप्रोच फ्रॉम द बुक मेकर। तो ये जो है ये ऐसा तो नहीं हो सकता है, टीचर को जो है प्लान सिर्फ लेआउट के हिसाब से या बुक के हिसाब से नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसको जो बाहर से भी इंफॉर्मेशन को उसमें ऐड करना चाहिए। तो ये रॉन्ग हो गया। तीसरा देख लेते हैं, इन एनी टीचिंग मेथड लेसन प्लान मस्ट हैव स्कोप फॉर इवेल्युएशन एट द एंड। बिल्कुल टीचिंग प्लान का मकसद ही ये होता है। देन लेसन प्लान शुड नॉट बी टू डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल में लेसन प्लान नहीं बनाना चाहिए, ये भी सही है। तो हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए कि सिर्फ जब बुक मेकर के हिसाब से जो है उस अप्रोच को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि बाहर की इंफॉर्मेशन को भी अपने लेसन में ऐड करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, हेरिडिटी इज अ फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी, विच साइकोलॉजिस्ट हैज प्रूवन that intelligence and personality traits get transmitted from one generation to another generation। इनमें से जो है जो हेरिडिटी का वो कंसेप्ट किसने दिया था कि हेरिडिटी की वजह से जो है इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। तो देखिए फ्रांसिस गैल्टन का जो है उन्होंने बताया था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो एबिलिटी या इंटेलिजेंस जो है वो या पर्सनालिटी ट्रांसफ़र होती है वो फ्रांसिस गैल्टन ने बताया था। तो हमारा आंसर आएगा 3 फ्रांसिस गैल्टन।